बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेटा आपके पास पीएमसी का सिलेबस है उसमें टॉपिक नंबर 9 है और इसमें जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के अंदर मौजूद है। उसमें से जो टॉपिक रिजेम्बलेंस है वो यहाँ पर आपके पास लिखे हुए, मतलब ये पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। ज़्यादा कोई लेंथ वाइज टॉपिक्स नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बैलेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन टॉपिक्स के अंदर से आपको आना क्या क्या चाहिए। Give the characteristics of a redox reaction. Define oxidation and reduction in terms of a change of oxidation number. Use the oxidation number change method to identify the atoms being oxidized, reduce or redox in a redox reaction. आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो आप इन तीनों को नहीं समझ सकते। बेसिकली ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। इस टॉपिक के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको कम से कम आ जानी चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पूरा A to Z आपको आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे और जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उनको भी कैसे बताया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से बताया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर, क्या चीज़ होती है ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन आइन और अ मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज जो कि एक एटम पर होता है और वो एटम या तो किसी मॉलिक्यूल में होगा या तो किसी भी आयन के अंदर मौजूद होगा। तो वो फॉर्मल चार्ज जो कि किसी भी एक एटम पर हो, जब वो किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में, तो उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HNO3 एक मॉलिक्यूल है, सही है, तो एक मॉलिक्यूल है, इसमें से कोई भी एक एटम आप उठाएं, जैसे नाइट्रोजन मैंने उठाया, मैंने कहा नाइट्रोजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +5। दिस इज़ अ फॉर्मल चार्ज ऑन अ नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास यहाँ पर उठाया NO3-1, NO3-1 में भी जो नाइट्रोजन है उस पर क्या चार्ज है आपके पास, +5 ही है। ठीक है, तो ये चार्ज है, ये मॉलिक्यूल है। तो चाहे चार्ज हो चाहे मॉलिक्यूल हो, आपके पास उसमें कोई भी एक एटम होना चाहिए। उस एटम के ऊपर जो भी चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या कहेंगे, फॉर्मल चार्ज है ये, और उस चार्ज को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को फर्दर अगर हम बयान करें तो आपके पास एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये भी एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन, और दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन का बेसिकली मकसद होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कोई भी एक एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की वजह से उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, और अगर उसके ऊपर चार्ज है ज़ीरो तो इट बिकम्स पॉजिटिव, और अगर उस पर चार्ज नेगेटिव है तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव, इट बिकम्स लेस नेगेटिव देन ज़ीरो देन पॉजिटिव। तो मैं सिंपल इसको इस तरह से एक लाइन से बना देता हूँ कि अगर मैं एक लाइन डाल दूँ, सही है, और यहाँ पर मैं लिखूँ ज़ीरो, यहाँ पर मैं लिखूँ नेगेटिव, यहाँ पर मैं लिख दूँ पॉजिटिव। अगर यहाँ पर आपके पास आगे की तरफ हम आ रहे हैं तो ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीडेशन का। ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होगा तो ज़ीरो, अगर फॉर एग्जांपल चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो +1 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो +3 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट पर फॉर एग्जांपल चार्ज है -4, सही है, एक एलिमेंट है उस पर चार्ज है -4, मैंने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, बेटा किसी एलिमेंट पर चार्ज था -4, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मकसद क्या है कि उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसने, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है ए जिसके ऊपर चार्ज है -4, इसने फर्दर और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, सही है, क्या कर दिया,
लॉस कर दिया। तो लॉस करने का मकसद क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा +1, ऑलरेडी उस पर चार्ज क्या है -4। तो अब उस पर क्या चार्ज हो जाएगा, अब उस पर चार्ज हो जाएगा -4 + 1 प्लस माइनस माइनस, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल इस तरह से कह सकता था कि एक एलिमेंट है जिस पे चार्ज है -4, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक बार जंप करके आगे जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर सिंपल क्या चार्ज आ जाएगा -3। तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप चाहो तो इस लाइन मेथड से भी समझ सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, और ड्यूरिंग द प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर गौर करो तो -4 के लिहाज से -3 कैपिटल ही है ना, बड़ा है आपके पास। इसी तरह से +1 के लिहाज से +3 या +4 बड़ा होगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज़। और जिस प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अगर किसी भी एक सब्सटेंस में से आपके पास क्या हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, क्या हो बेटा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होना भी क्या बताता है कि ये एटम क्या हो रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन चल रही है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ये तीन बातें किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। और रिडक्शन के लिए क्या होगा, रिडक्शन के लिए आपके पास है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बेटा आपके पास, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, कोई डेफिनेशन रहती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, रहती है। ऑक्सीडेशन के अंदर आपके पास अगर किसी भी एक एटम के साथ ऑक्सीजन गेन हो रहा हो तो हम कहेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर कोई भी सब्सटेंस अपने पास से ऑक्सीजन को लॉस कर रहा हो तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, रिडक्शन कहलाता है। समझ आ गई बात, क्लियर। अच्छा जी, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस किनको कहा जाता है, रिएक्शंस इन विच both oxidation and reduction ओके। सो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ टाइम, या साइमल्टेनियसली कह लो, बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ टाइम या साइमल्टेनियसली इन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी कि किसी भी एक वेसल के अंदर अगर किसी भी दो सब्सटेंस में एक साथ, मतलब इसमें भी चल रहा है इसमें भी चल रहा है और ये दोनों इसी वेसल के अंदर मौजूद हैं, तो एक सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन अगर चलती रहेगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और एक सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होगी दूसरे में रिडक्शन होगी। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और जिस सब्सटेंस में रिडक्शन चल रही है ये सब्सटेंस क्या हो रहा है बेटा, ये सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है आपके पास, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इफ़ अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि इफ़ अ सब्सटेंस इज बिकम्स ऑक्सीडाइज एंड द अनदर सब्सटेंस इट बिकम्स रिड्यूस, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, रिडॉक्स रिएक्शन की हमने बात की। रिडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, तो ये कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन को फर्दर अगर हम आगे एलोबरेट करें तो यहाँ पर आपके पास देखो, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
अब रिडॉक्स रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन का क्या मकसद है, रिडक्शन का क्या मकसद है, ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली भी बात कर ली कि अब इसको किस तरह से सवाल आ सकता है, इसमें इस तरह से सवाल आ सकता है। आपके पास क्वेश्चन अगर फॉर एग्जाम्पल आया, जैसे कि आपको कहा कि ये ए है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, ए प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास जो है प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है। अब इस प्रोसेस में सवाल आएगा कि यहाँ पर जो ए है आपके पास बेसिकली इट बिकम्स ऑक्सीडाइज और इट बिकम्स रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने का मकसद उसमें क्या चल रही है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन चल रही है, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो इट मीन्स इस प्रोसेस में यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन चल रही है। दूसरा सवाल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया कि एक है एलिमेंट ए प्लस थ्री, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए प्लस फोर। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस शक्ल में नहीं दिखा रहा है, लेकिन प्लस थ्री से कहाँ जा रहा है, प्लस फोर की तरफ। ऑब्वियसली इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पर ये पूछ ले कि कितने टाइम्स ऑक्सीडाइज हुआ है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वह सिंगल टाइम ऑक्सीडाइज हुआ है। और यहाँ पर कितनी बार ऑक्सीडाइज हुआ है, 3 बार ऑक्सीडाइज हुआ है, 3 टाइम्स इट विल बिकम्स ऑक्सीडाइज। और रिडक्शन का भी सवाल इसी तरह से। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सवाल आए B-5 से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू B-3, तो B-5 से जब B-3 में जा रहा है तो पहले B-5 से B-4 देन B-3 हुआ होगा ना, तो 2 टाइम्स इट बिकम्स ऑक्सीडाइज, आगे ही जा रहे हैं ना तो इट बिकम्स ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर भी क्या चल रही है, ऑक्सीडेशन चल रही है। दूसरा जो सवाल आता है ऑक्सीडेशन बैलेंस मेथड के लिहाज से, यहाँ पर जो फर्दर नीचे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिहाज से वो किस तरह से आपको ये दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाली इक्वेशन है, जैसे ये वाली इक्वेशन आपको दे दी, आपको यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर जो है मैंने लगाने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कितने लगाने, यहाँ पर वैल्यू ऑफ n क्या होगी या वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो ऑप्शन में दिया जाएगा 1 2 3 4, तो कितनी दफ़ा आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, सिंगल टाइम, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 1। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल डैश होता तो यहाँ क्या लगा दे 3, मतलब क्यों, क्योंकि 0 से +3 पे चला गया तो 3 टाइम्स ऑक्सीडाइज हुआ है। अब यहाँ पर मुझे बताओ B-5 से B-3, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन चल रही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो अब -5 से ही कहाँ गया है, -3 में, तो -3 में यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम लगा देंगे, ठीक है। अब अगर देख लो -5 यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है आपके पास 2, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पर 2 माइनस का कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया -2 और इस पर -3, तो -2 -3 कितना हो गया -5। बस एक चीज़ कन्फर्म रहे, एक चीज़ पे ध्यान रहे कि दोनों तरफ आपके पास चार्जेस क्या रहने चाहिए, बैलेंस रहने चाहिए। दोनों तरफ चार्जेस क्या रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। दोनों तरफ माइनस रहना चाहिए, या दोनों तरफ ज़ीरो रहना चाहिए, या दोनों तरफ प्लस रहना चाहिए। बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड द चार्जेस विल बी सेम और एटम्स विल ऑल्सो बी सेम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह से होता 2B-5 है, आपको यहाँ पर कह दिया कि B-3 है, सही है, और प्लस आपको इलेक्ट्रॉन लगाना है। तो पहले तो 2 हैं आपके पास ब्रोमीन, तो आपने पहले यहाँ पर क्या लगाना है, 2 लगाना है, ठीक है। अब 2 आपने लगा दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस चार्ज कितना है, -5, लेकिन एक ब्रोमीन पर नहीं है, 2 ब्रोमीन पर, तो टोटल कितना हो गया -10 आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इस तरफ कितना 2 3 ज़ा 6, मतलब -6 चार्ज ऑलरेडी है। तो यहाँ पर मैं कितने लगा दूँ मज़ीद, -4, अगर मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लगा दूँ तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इट विल बी कंसीडर्ड एज -1। तो 4 हो गए तो कितने माइनस के कंसीडर करेंगे, -4, तो टोटल कितना हो गया बेटा आपके पास माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस का 10 चार्ज यहाँ पर भी और माइनस का 10 चार्ज यहाँ पर भी है। तो दोनों तरफ क्या हो गया, लेफ्ट एंड राइट साइड चार्जेस विल बी सेम या नहीं, चार्जेस विल बी सेम ना। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से भी बैलेंस करने के लिए आपके पास जो है ना प्रोसेस आ रहा होता है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। देन उसके बाद क्या है आपके पास, डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड टू आइडेंटिफाई द एटम बीन ऑक्सीडाइज रिड्यूस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब यही वाली बात है कि आपको ये एटम दिए जाएंगे, जैसे एक के ऊपर 0 था +3 चार्ज हो गया, या -4 था -3 हो गया, -5 था +6 हो गया। एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो पहचान लो कि एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस। बस इससे पहचानना, इस वाले लाइन से जो अभी हमने बनाया भी था पीछे, यहाँ पर 0, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। जब भी आगे की तरफ जाएंगे क्या चल रही होगी बेटा, ऑक्सीडेशन, मतलब एलिमेंट बिकम ऑक्सीडाइज। और पीछे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर क्या चल रही होगी बेटा, रिडक्शन, मतलब एटम बिकम्स रिड्यूस, ठीक है। तो इस चार्ट की मदद से या इस लाइन की मदद से सबसे आसान तरीक़ेकार है आपको बताना। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस की एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस की जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, तो आपको कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड मेनली तौर पर वहाँ पर आना चाहिए और उस पर होने वाले रिएक्शन आने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस की अगर बात की जाए, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस? Process in which movement of ions occurs. Process in which movement of ions occur towards their respective electrodes upon applying electric current. The process in which movement of ions toward their respective electrodes upon applying electric current. ये जनरल बात है, ठीक है. पहले ये चीज़ कही जाती थी, पर बाद में सिर्फ ये चीज़ हटा दी गई, अपॉन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट. बस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आइंस कहाँ जाए, अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ. मतलब किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज है ना अगर सॉल्यूशन में, तो वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और अगर किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. तो अगर मूवमेंट ऑफ आइंस उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, या अपॉन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट को हटाकर लिख दिया गया ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मूवमेंट ऑफ आइंस टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो रहा है, चाहे अप्लाई करने की वजह से या ना अप्लाई करने की वजह से, बस मूवमेंट ऑफ आइंस टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर ले रहे हैं. क्या कर ले रहे हैं? न्यूट्रलाइज. नेगेटिव चार्ज है तो जीरो पे चला जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो जीरो पे. कैसे? बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मूवमेंट्स ऑफ आइंस हो उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और मूवमेंट होने के बाद क्या हो जाए, जो आइंस होंगे आपके पास, ये आइंस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज. ये आइंस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज. मतलब इट विल बिकम्स जीरो इन स्टेट. कैसे होंगे? बाय ईदर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, या तो ऑक्सीडेशन करके या तो रिडक्शन करके. अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है आपको. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उस सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. द सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते आपके पास, लेकिन उनकी सॉल्यूशन जो आपके पास है या एक्वस फॉर्म या मोल्टेन फॉर्म, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके पास. तो बेसिकली द सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट. उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एन एसिड एंड अ बेस एंड अ सॉल्ट. लेकिन सॉल्ट क्या होता है? हमेशा अपनी आयोनाइज फॉर्म में होता है. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट की बेसिकली प्रॉपर्टी यही है कि जब ये डिसोसिएट होगा ना, तो ये अपने अपोजिट आइंस में डिसोसिएट होना चाहिए. अब इलेक्ट्रोलाइट को जो है और मज़ीद फर्दर अगर हम एलोबरेट करें कि इलेक्ट्रोलाइसिस में और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मेटल की प्लेट्स होती हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स. मेटल प्लेट्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स. अब जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड के अंदर ज़रूरी है एक बात ये कि इलेक्ट्रोड मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग. इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी चाहिए. इट आइदर मेटालिक और नॉन मेटालिक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें मेटालिक एटम है नॉन मेटालिक, बस इट मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि अगर हम उसकी बात करें ग्रेफाइट की, वो नॉन मेटालिक एटम पर कंसिस्ट है. कार्बन के एटम जो है ना आपके पास, वो मेटालिक एटम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. तो प्लेट जो होनी चाहिए ना, इट मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग. इधर इट में बी अ मेटालिक और नॉन मेटालिक. चाहे मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक हो, कोई भी एक ऐसी आपके पास प्लेट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? पास हो सकती है. उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं. अब इलेक्ट्रोड कितने तरह की हैं? इलेक्ट्रोड दो तरह की हैं. इधर इट में बी अ कैथोड, इधर इट में बी अ एनोड. सही है. कितने तरह के इलेक्ट्रोड है बेटा? दो तरह की. इधर इट में बी अ कैथोड, इधर इट में बी अ एनोड. अगर हम कैथोड की बात करें तो द प्रोसेस इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस.
sorry, the place in which reduction takes place, or the place where oxidation takes place. इसको हम ऐसे याद रखते हैं, रेड कैट और एनॉक्स। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। सही है। तो एक ऐसी प्लेट जिसमें आपके पास मूवमेंट ऑफ आयंस चल रही हो सॉल्यूशन में, और जिस प्लेट पर जाने के बाद रिडक्शन हो, उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, कैथोड। और मूवमेंट ऑफ आयंस जब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चल रही है, तो वो प्लेट जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, उस प्लेट को हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। सो टू मेन इलेक्ट्रोड्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ इलेक्ट्रोलाइसिक प्रोसेस, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज कैथोड, सेकंड वन इज कॉल्ड एज एनोड। ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि दो अलग अलग तरह के सेल में चल रहे होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ना, वो या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चलेगी, या फिर आपके पास गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में चलती है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये आपके पास कन्वर्ट होती किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल की अगर बात की जाए, तो गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में केमिकल्स से बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे होते हैं ना, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। बेसिकली तौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास जो है ना, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इतना, लेकिन गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में देखो, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा होता है, यानी कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है। लेकिन कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की वजह से होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। कुछ जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है, लेकिन इधर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यानी कि कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें होती है, इसमें नहीं होती। इसमें नहीं होती भाई, कैसे नहीं होती? आपने जो डाउन प्रोसेस पढ़ा है वो इसकी मिसाल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है ना, तो उसमें तो होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की वजह से क्या होता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, एंड दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जबकि यहाँ पर क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, देन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, एंड दैट इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से केमिकल प्रोसेस चल रहा है, तो वो किस सेल में होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। और गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब केमिकल सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होती है। ठीक है। जो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल है, इसके दो हाफ सेल्स होते हैं। इट मस्ट बी कंसिस्ट ऑन टू हाफ सेल्स। ठीक है। गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल किस पर कंसिस्ट होता है, इट मस्ट बी कंसिस्ट ऑन टू हाफ सेल्स। सिंगल हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर एंड द अनदर हाफ सेल रिडक्शन अकर्स। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे हाफ सेल में क्या होगी, रिडक्शन। लेकिन आमतौर पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, ये एक ही तरह का आपके पास पूरा वेसल होता है, उसी में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और उसी में रिडक्शन भी चल रही होती है। ठीक है। कैथोड और एनोड की बात हो गई। अब कैथोड और एनोड, और जब गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल की बात हुई है, तब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है बेटा, difference of potential that is created between a metal and a solution of its ions। सही है। आपने कोई भी एक मेटल लिया, लाइक दैट आपने फॉर एग्जांपल मेटल लिया जिंक का, किसका लिया, जिंक का। और आपने जिंक को
ऐसे सॉल्यूशन में डिप करना है जिसके अंदर जिंक के आयंस ज़रूर मौजूद हो। जैसे आपने ZnCl2 में डिप कर दिया या ZnSO4 में डिप कर दिया या टेट्राहाइड्रोक्सोजिनकेट डाला जिसमें से Zn आपके पास आयंस प्रोड्यूस हो गया। बट इट मस्ट बी नेसेसरी कि जो मेटल होना चाहिए और जिस सॉल्यूशन में आप डिप कर रहे हैं उस मेटल के आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस मेटल का भी आप इलेक्ट्रोड बना रहे हैं वो इलेक्ट्रोड आप जिस सॉल्यूशन में डिप करेंगे इट मस्ट कंटेन द आयंस ऑफ इट्स मेटल एटम। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जब हम इसे अनदर हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे तो अनदर हाफ सेल से कनेक्ट होने के बाद या तो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी या तो आपके पास इस प्लेट पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, तो जब अगर ऑक्सीडेशन होगी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो जिंक एटम है वो कन्वर्ट होगा जिंक आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और यहाँ पर आपके पास जितने भी एटम आपके पास आइंस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे तो वो आइंस में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में। तो एक पोटेंशियल इस प्लेट पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। या अगर इस प्लेट पर रिडक्शन होगी तो जब इस प्लेट पर रिडक्शन चल रही होगी तो रिडक्शन का मकसद है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके पास चलेगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये गेन करेगा। ठीक है, बाहर से बेसिकली तौर पर जब इसकी रिडक्शन होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगेन एक पोटेंशियल जनरेट होगा। जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने की वजह से जो अंदर पड़े हुए जो आइंस होते हैं ना, ये आइंस या तो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं या ये आइंस रिड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, या तो आपके पास ये आइंस रिड्यूस होकर, या आपके पास देखो जिंक आइन है, ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जिंक आइन जितने भी है ये इस प्लेट की तरफ आकर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जिंक एटम में कन्वर्ट होंगे और वो इस पर जमा होना शुरू हो जाएंगे प्लेट के ऊपर। और अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जितने भी मेटल के एटम है ना, ये सारे आपके पास मेटल एटम क्या करेंगे, अपने आप को Zn+2 में कन्वर्ट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो दोनों कंडीशन में एक पोटेंशियल जनरेट होगा। जो पोटेंशियल किन दो चीज़ों के दरमियान में जनरेट होगा, वो आपके पास इस प्लेट और इसके अंदर मौजूद आइंस के दरमियान में होगा। जैसे अगर मैं भी कहूँ ये न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज है 0 और यहाँ पर अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है, तो अंदर मतलब आपके पास कम से कम भी पॉजिटिव 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम ऑफ चार्ज तो होगा ना। तो अभी दो पोटेंशियल का डिफरेंस है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब आपके पास, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ अनदर हाफ सेल से, किससे, अनदर हाफ सेल से, तो अनदर हाफ सेल से कनेक्ट होने के बाद इस मेटल प्लेट पर या ऑक्सीडेशन हो रही होती है या फिर रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन हो रही होगी या जब रिडक्शन चल रही होगी तो इस प्लेट पर और इसके अंदर मौजूद जो आइंस हैं इन दोनों के दरमियान में क्या क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेट पर या तो ऑक्सीडेशन चल रही होगी या फिर रिडक्शन चल रही होगी। तो वो पोटेंशियल जो कि मेटल की प्लेट या आपके पास जो भी इलेक्ट्रोड होता है या जो भी मेटल होता है वो और उसके सॉल्यूशन में मौजूद जो आइंस हैं उनके दरमियान में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, जो कि इस इलेक्ट्रोड पर आपके पास जनरेट हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे जनरेट होगा, या तो इस मेटल के प्लेट पर लगे हुए मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके सॉल्यूशन में जाएंगे, या तो इस सॉल्यूशन में मौजूद आइंस क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए इस वाले प्लेट पर आएंगे। तो दोनों कंडीशन पे आपके पास डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जनरेट होगा। कैसे डिफरेंस हमेशा निकालते हैं, दो चीज़ों के दरमियान में। तो जब भी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आप ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के दरमियान में, तो वो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चल रहा होगा उस पोटेंशियल को जो कि क्रिएट हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर यहाँ इस प्लेट पर रिडक्शन चल रही होगी तो जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल। तो दुनिया में तमाम एलिमेंट का जितना बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, क्योंकि मेटल सारे क्या करते हैं आपके पास, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये बनाया गया कि चूँकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में अगर डिस्कस करो कि एक एटम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। सही है, तो ये प्रोसेस क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर वही आयन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट करेगा तो इस प्रोसेस के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी और ये दोनों एनर्जी आपस में इक्वल होगी। लेकिन एक प्रोसेस है एंडोथर्मिक, एक प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा एनर्जी के साथ पॉजिटिव और यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा नेगेटिव। तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो जो पोटेंशियल आपके पास जनरेट हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन की वजह से, अगर इस मेटल की रिडक्शन शुरू हो जाए तो उतना ही पोटेंशियल जनरेट होगा,
क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या गेन करने की सलाहियत बराबर हो गई। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जितनी आपके पास पोटेंशियल जनरेट होगा, उतना ही पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए जब आपके पास वो एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन इट मस्ट बी नेगेटिव, इट मस्ट बी नेगेटिव। तो ये बात बना दी गई स्टैंडर्ड कि आपके पास जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी एक एटम का, नेगेटिव में उतना ही रिडक्शन होता है। और अगर किसी एटम का नॉर्मली तौर पर रिडक्शन पोटेंशियल आता है, जैसे कि नन मेटल का आमतौर पर रिडक्शन पोटेंशियल आता है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आप क्या करोगे, उन्हीं एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, उस वैल्यू के साथ माइनस। जैसे एक नन मेटल है फॉर एग्जांपल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.814, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 0.814। अगर कोई मेटल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.333, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का 0.333। समझ आ गई बात। अब दुनिया में तमाम एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और रिडक्शन भी निकाल सकते हैं। अब हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, क्या बनाया, स्टैंडर्ड के दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या मैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हर वक्त बताऊंगा, रिडक्शन पोटेंशियल भी बताऊंगा? तो मैं नहीं बताता। मैं क्या बताऊंगा, दुनिया में जब भी मैं बताऊंगा तो मैं हर एलिमेंट का क्या बताऊंगा, रिडक्शन पोटेंशियल बताऊंगा। और रिडक्शन पोटेंशियल बताते हुए हमने एक सीरीज़ बनाई, जिस सीरीज़ में हमने एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से लिख दिया है ऊपर से लेकर नीचे तक। उस सीरीज़ का नाम क्या है, इलेक्ट्रोड। उस सीरीज़ का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज़। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज़? एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कौन अरेंज है, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें आपके पास एलिमेंट्स अरेंज हैं। लेकिन एलिमेंट्स किस बेसिस पर अरेंज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। किस लिहाज से अरेंज है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज है। ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया किस लिहाज से, उनके रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से। स्टैंडर्ड किसको बनाया गया, हाइड्रोजन को, जो कि बिल्कुल दरमियान में लिखा हुआ है, जिसके लिए वैल्यू है 0.00 वोल्ट। सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है लिथियम, जिसके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव में लिखी गई है। तो लिथियम के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मकसद क्या है, लिथियम के लिए नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मकसद क्या है, लिथियम के लिए नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मकसद ये है कि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो लिथियम के लिए एक बड़ी वैल्यू आएगी ना ऑक्सीडेशन की, क्योंकि लिथियम तो हाईली है आपके पास जो है रिएक्टिव मेटल है, ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव में आएगा ना, और रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो जगह जगह सेकेंड ईयर में लिखा हुआ मिला होगा लिथियम हैज़ हाईली नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव जो है ना बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो निकलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। और जो लिथियम है इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैसे भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा निकला, लेकिन नेगेटिव में निकला आपके पास। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपके पास हमने डिस्कशन की है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन, जो अभी हमने पीछे जो डिस्कशन की ना, इसी तरह से आपके पास अब रेडॉक्स इक्वेशन में किस तरह से लेफ्ट और राइट साइड पर चार्जेस बैलेंस करने के लिए आ जाता है। जब मज़ीद जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर इसके लिहाज से अगर हम मज़ीद फर्दर डिस्कशन करें तो इस तरह से आपके पास होगा, जैसे कि कोई भी तुम्हारे पास जो इक्वेशन होगी उसमें रिएक्टेंट लिखे हुए आएंगे, ठीक है, और आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा। अभी जो हमने किया था वो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी लिखे हुए आएंगे, उनके साथ यहाँ पर डैश डला होगा, यहाँ पर डैश डला होगा आपके पास। आपको बेसिकली वैल्यूज सेलेक्ट करनी है कि यहाँ पर 2 लगना चाहिए, 3 लगना चाहिए। उसके लिए कुछ इक्वेशंस हैं, वो जो फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर तुम्हें बता दूँगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।